खाकी वर्दी वाला मुद्दा और मैं सफेद वर्दी वाला मुद्दा हूं, कुर्ता पजामा सफेद पहनता हूं। विरोध कौन करेंगे? दलाल, बिचौलिया और इन दोनों की पार्टी भाजपा। जो भू माफिया का सरगना हो, इंदौर के सभी बिल्डरों का डॉन हो, जो सबसे कमजोर लोगों की पेंशन को खा जाए, वो आरोप लगाए। अध्यक्ष बनते बनते बाल बाल बचे, तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है। नमस्कार, खबर भारती पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आए दिन आपके कानों में किसी ना किसी नेता के बेतुके बयान सुनने में आ ही जाते होंगे। ना इन बयानों का कोई सिर होता है, ना ही पैर। फिर भी ऐसा क्या होता है जो हमारे इन नेताओं को ऐसे उटपटांग बयानबाजी करने पर मजबूर कर देता है? ऐसे में नेता बन जाते हैं बयान बहादुर। फिर ये सोचते नहीं कि इनकी जुबान से क्या शब्द निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही हाल है। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे में सियासी पारा अभी से ही 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि आवेश और अतिरेक में आकर हमारे नेताजी कुछ भी कहने से बाज नहीं आते। आज इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, बयान बहादुर। खाकी वर्दी वाला मुद्दा और मैं सफेद वर्दी वाला मुद्दा हूं, कुर्ता पजामा सफेद पहनता हूं। विरोध कौन करेंगे? दलाल, बिचौलिया और इन दोनों की पार्टी भाजपा। जो भू माफिया का सरगना हो, इंदौर के सभी बिल्डरों का डॉन हो, जो सबसे कमजोर लोगों की पेंशन को खा जाए, वो आरोप लगाए। अध्यक्ष बनते बनते बाल बाल बचे, तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है। मध्य प्रदेश में हाल ही में बयान बहादुरों की बाढ़ सी आ गई है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में इतने उतावले हो गए हैं कि उन्होंने सारी मर्यादाओं और लोकतंत्र की गरिमा को ताक पर रख दिया है। चुनावी फीचर चढ़ते ही नेताजी उगलने लगे आग। ना ही कोई मर्यादा, ना ही कोई सीमा। इनके लिए सब कुछ है जायज, क्योंकि होने वाला है सत्ता का सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही नेताओं पे चढ़ने लगा है चुनावी फीवर। जनता को रिझाना है, मनाना है, किसी भी तरह बस उनको अपना बनाना है। लेकिन नेताजी अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपने तेवर और जबान दोनों में ही आपा खोते नजर आ रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों ही सियासत की जंग में एक दूसरे पर सियासी बाढ़ छोड़ रहे हैं। फिर चाहे ये बाण उस नैतिकता और मर्यादा के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन हर मसले पर ये जनता को दुहाई देते भी नहीं थकते। और तो और इसी बहाने नेताजी बन जाते हैं अखबारों और चैनलों की सुर्खियां। चलिए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंत्री की बोली जो किसी बोली से कम नहीं। खाकी वर्दी वाला मुद्दा और मैं सफेद वर्दी वाला मुद्दा हूं, कुर्ता पजामा सफेद पहनता हूं। तो सुना आपने कैसे बड़े चाव से खुद को सफेद वर्दी वाला गुंडा बता रहे थे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं ये उस सरकार के मंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्री गुंडों की बारात निकलवाने में विश्वास करते हैं। बात सिर्फ अनूप मिश्रा की नहीं, अभी बयान बहादुरों की इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं। अब हम आपको सुनाते हैं देश के एक ऐसे जाने माने राष्ट्रीय नेता की बोली जो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। गरीबों के जेब का जो सब्सिडी थी किसकी जेब में जा रहा था? दलालों और बिचौलियों और काला बाजारियों की जेब में। अब वो जाएगा सीधा उसके खाते में।
पीडीएस की दुकानों पर गेहूं मिलना चाहिए 3 रुपया किलो और 2 रुपए किलो चावल कहा जाता है दलालों और बिचौलियों के जेब में। इसका विरोध कौन करेंगे? दलाल, बिचौलिया और इन दोनों की पार्टी भाजपा। देखा आपने किस आसानी से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसको जमा पर लाना हमारे समाज में बेहद गंदा माना जाता है। बयान बहादुरों की लिस्ट में कांग्रेस के एक और नेताजी भी शामिल हैं। ये हैं प्रदेश के वो कद्दावर नेता जिन्हें प्यार से लोग राहुल भैया पुकारते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं। जनाब ने तो प्रदेश के एक मंत्री को शहर का डॉन तक करार दे दिया। जो भूमाफिया का सरगना हो, इंदौर के सभी बिल्डरों का डॉन हो, वो आरोप लगाए। जो सबसे कमजोर लोगों की पेंशन को खा जाए, वो आरोप लगाए। ये कहां तक सच है ये आप जानते। अब जिस पर आरोप लगे तो फिर इस जमानी जंग की राजनीति में वो चुप कैसे रहे? हालांकि कड़े नहीं लेकिन नपे शब्दों में ही मंत्री जी ने अपनी बात रख दी। क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। अध्यक्ष बनते बनते बाल बाल बचे तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है आदमी का और इस प्रकार की बयानबाजी करना डॉन मेरी सहानुभूति उनके साथ। डॉन को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। बोले इंदौर के डॉन आप क्या है, कौन है आगे डॉन? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखाई थी जैसी, जैसा उनको नजर होगी वैसे दिखेंगे। इसलिए मैं इन बातों की चिंता नहीं करता। तो ये थे मध्य प्रदेश के वो बयान बहादुर जिन पर बड़ी जोर से चढ़ा है चुनावी फीवर। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि नेताजी जरा संभल के, ये पब्लिक है, सब जानती है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बयान बहादुरों की जो अपने बयान के जरिए पब्लिक को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब पब्लिक को समझना होगा कि इन बयानों का क्या औचित्य है। बयान बहादुरों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी। पीयूष जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और इसके साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं पीयूष जी आपसे। हम राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं, राजनीतिक एक परंपरा की बात करते हैं। सवाल यह है, बयानों पर बाद में टिप्पणी करें, कि जो ये बयान देने वाले जो राजनीतिक लोग हैं, क्या इनकी कोई विचारधारा रह भी गई है आज के समय में? नहीं, देखिए, संकट तो इसी बात का है कि जिस तरह के लोग आज राजनीति में हावी हैं और विभिन्न पदों पे आसीन हो गए हैं, ये इन प्रकारेण, उनका एक्चुअली न तो उनके पास कोई दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है जी, न कोई इस तरह का संस्कार है उनका कि जिसमें एक शालीनता जो है उसमें बढ़ती जाए। इसका उनका जरा भी भान होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो इसीलिए आपने जैसा कहा कि निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं पूरे, चाहे राष्ट्र के स्तर पे हो या राज्यों के स्तर पे हो जी, जो भी राजनीतिक दल हैं उनके जो सदस्य हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, वो अपनी ही पार्टी की जो विचारधारा है, जो दर्शन है जी, उसको भूल चुके हैं। और इसीलिए ये बयानबाजी की जो एक प्रतियोगिता सी चल निकली है। उसने ये बयान दिया तो मैं उससे जो है डबल बयान दूंगा। तो ये जो, और इसमें ओछापन कई बार बहुत हद तक ये होता है कि ओछापन का स्तर वो ये लोग छू लेते हैं। तो निश्चित रूप से विचारधारा की कमी तो है ही है। दूसरा, जिस तरह के व्यक्ति आजकल राजनीति में आ रहे हैं, उनका कोई इस तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं हुआ है, न तो संगठन में होता है, न संगठन में अगर आप ध्यान दें तो कहीं कोई इस तरह का नहीं होता है कि जो बड़ा लीडर है वो अपने नेतृत्व में इस तरह का कोई प्रशिक्षण दे या इस तरह का डिस्कशन हो कि भाई हाँ, राजनीतिक एक जीवन है, वो शुचिता की मांग भी करता है, वो एक दर्शन की मांग करता है। आपका जीवन कैसा है, आपकी भाषा क्या है,
आप संवाद किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत मायने वो रखता है, पूरा मायने रखता जी है। बिल्कुल। हमारे साथ अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता जुड़े हैं पीयूष जी, और उनसे जानते हैं क्योंकि इन सारे बयानों को काफी करीब से उन्होंने सुना है, देखा है। अनुराग, मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है इसे क्या कहें? ये जनता को लुभाने की कवायद है या फिर एक दूसरे के खिलाफ इसे आक्रामकता कहें? बहुत एग्रेसिव हो गए हैं हमारे लीडर। निश्चित तौर पर इसे आक्रामकता भी कह सकते हैं, या राजनीतिक दर्शन, जैसा कि पीयूष जी ने बताया, राजनीतिक दर्शन की कमी कह सकते हैं, विचारधारा का अभाव कह सकते हैं। अब उस तरीके की विचारधारा या राजनीतिक दर्शन नहीं है जिसमें जो मुद्दे होते थे या समस्याएं होती थी उन पे आधारित राजनीति होती थी और राज करने की नीति पर ध्यान दिया जाता था। अब उसकी बजाय ऐसे विवादास्पद बयान जो मानस पे तुरंत छप जाए, मीडिया जिसे उठा ले और जिसके चलते उन्हें काफी पॉपुलराइजेशन मिले, ये मकसद हो गया। अगर आप ध्यान दें तो एक सवा साल, अभी एक साल बचा है तकरीबन 2013 मध्य प्रदेश चुनाव में, लेकिन उसके पहले की जो राजनीतिक सरगर्मियां दिखा रही हैं ये सियासी पार्टियां, कहीं ना कहीं उससे राजनीतिक गर्माहट जो है वो बढ़ रही है। आप ध्यान दें कि दिग्विजय सिंह ने अभी नवंबर में, सिर्फ 2 महीने पहले बीजेपी को बिचौलिया और दलालों की पार्टी कहा, तो अजय सिंह अब कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय डॉन है। इससे पहले कांतिलाल भूरिया ने इसी फरवरी का साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है दलालों, बिचौलियों और इस तरीके के लोगों की पार्टी है। यानी ये व्यक्तिगत हमले और व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं। जैसा कि पीयूष झा जी ने बताया कि राजनीतिक विचारधारा का जो संकट है ये सिर्फ प्रदेश स्तर में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। जब भी चुनाव पास होते हैं, इस बार अगर हम बात करें तो गुजरात के जब हमने चुनाव पास देखे तो दिग्विजय सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने गडकरी को 10 सिरों वाला रावण बता दिया। साथ ही साथ एक ऐसा प्रचार भी चला, शाब्दिक बाणों के अलावा एक बैनर और पोस्टर का इस्तेमाल हुआ जिसमें एक दयनीय हालत में एक बच्चे को दिखाया गया, जो बाद में मालूम चला श्रीलंका के किसी पीड़ित इलाके, बाढ़ पीड़ित इलाके के बच्चे का है। तो अब राजनीतिक बयानबाजी के अलावा भी तस्वीरों, संदर्भों से आक्रामक होने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये सब राजनीति, एग्रेसिव होना नेताओं को अब शायद अच्छा लगने लगा है, आक्रामक हो गए हैं। पीयूष जी, अब यहां पर यह है, 2 चीजें हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश होती है कि आपका वोट बैंक मजबूत हो, लेकिन यह जनता को लुभाने के साथ साथ यह भी देखना होगा कि क्या जनता उन्हें इन बयानों के जरिए क्या सहज मानती है? क्या ये मानती है कि ये सहजता या सरलता जैसी चीज है, या जनता को भी लगता है कि हमारे नेताजी जो हैं वो थोड़े से शायद भटक रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जनता जब ताली पीटती है तो उसको थोड़ा तो उसमें यह है कि चूंकि वो भाषण सुनने आ रही है, तो भाषण में जब गर्मजोशी नहीं होती है तो जनता को मज़ा नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गाली गलौज करें या आप अपशब्द बोलें। तो जनता भले ही आप चाहती है कि हाँ भाई, आपका जो नेता है, जो आपको संबोधित कर रहा है, जिसने आपको बुलाया है मुद्दे समझाने के लिए, वो एक आक्रामक तेवर ज़रूर अपनाए अपने विरोधी पार्टी के प्रति, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि भारत की जनता भले ही कितनी अनपढ़ हो, लेकिन वो जीवन में एक शालीनता का बर्ताव वो अपेक्षा करती है। तो निश्चित रूप से उसको ये बहुत पसंद नहीं आता, भले ही वो ताली पीट ले और हंस ले उस पर, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ऐसा व्यवहार जो है जनता को भी पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो मजबूरी में उसको ये सब सुनना पड़ रहा है। बिल्कुल पीयूष जी, बिल्कुल। और कुछ शब्द हैं पीयूष जी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है। क्रिकेट का मैदान हमने सुना, फुटबॉल का मैदान हमने सुना, लेकिन अब हम कहते हैं कि राजनीतिक अखाड़े में 2 नेता उतर आए हैं, 2 बाहुबली आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो नेताओं को क्या करने पर मजबूर करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम अब आपको सुनाते हैं कि नेताओं की इस बयानबाजी पर दूसरे जो नेता हैं, जो दूसरे नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। देखिए, बयानों में सबको शालीनता और गरिमा बना के रखना चाहिए, गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए और शालीनता से बयान देना चाहिए। इससे हटकर ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें कटुता पड़े। हमेशा राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पार्टियों में लोग अलग अलग बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो एक साथ एक ही स्वर में बोलते हैं। ऐसे में इस तरीके की गरिमापूर्ण बातों पर बिल्कुल निश्चित रूप से काम की बात करनी चाहिए और जो हकीकत हो उसको ही बयान करना चाहिए, उससे हटकर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो निजी बयान है वो अनुभव के द्वारा ही पैदा होता है। जो इतना अनुभवशील होगा उसके उतने अच्छे बयान होंगे, लेकिन बयान जितने संयमित भाषा का उपयोग हो, क्योंकि आज अब प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं रह गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने है, हम जो बोल रहे हैं उसको पूरा समाज देख रहा है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि संयमित भाषा का प्रयोग करें, जिससे सुनने वाले को बहुत आनंद आए। जिस तरह की छवि लोग देखना चाहते हैं वो छवि हमारे सामने रहनी चाहिए।
इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। जी नमस्कार। रामेश्वर जी, राजनीतिक जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है? ये बयान क्या कहीं से भी उचित लगता है? नहीं, अब ये लोकतंत्र की परिभाषा को यही मर्यादित करें, यही बताएं कि किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में ये सब भाषण और ये सब बात, ये जो एक आरोप लगाने की, क्या यही एक सीमा रह गई है कि लोकतंत्र में? और अगर इस तरह के लोगों एक दूसरे को जो है जी इस तरह के आरोपित करेंगे 3-3, 4-4 बार के जो है नेता होने के बाद, तो क्या असर पड़ेगा प्रदेश की जनता पर, क्या दूसरों पर पड़ेगा? हम जी, क्या लेकिन कहना चाहते रामेश्वर जी, सवाल ये है ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ही बात नहीं है। कुछ लोग खुद को कह रहे हैं, एक मंत्री खुद को कह रहे हैं कि मैं सफेद कपड़ों का पहना हुआ गुंडा हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी भी परिभाषा दे रहे हैं। नहीं, मंत्री जी ने उसका खंडन किया। मंत्री जी ने ये नहीं कहा, मंत्री जी ने ये कहा है कि कुछ लोग राजनीति में सपोर्ट पोस्ट के गुंडे बनना चाहते हैं, उनके लिए अब मध्य प्रदेश में स्थान नहीं है। ये मंत्री जी का बयान था। उस हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। रामेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वो बयान हम आपको फिर से सुना देंगे। अभी राजा पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। पटेरिया साहब, स्वागत है आपका। जी पटेरिया साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है पटेरिया साहब हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। रामेश्वर जी, हम मंत्री जी का वो बयान बार बार सुना रहे हैं जिसमें मंत्री जी ने साफ तौर पर खुद को कहा है कि मैं सफेद कपड़ों वाला गुंडा हूं। हेलो जी रामेश्वर जी। नहीं, ठीक है, उस बात का बाद में मंत्री जी ने खंडन किया है, क्या क्या था, विषय था। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए जो संवैधानिक मर्यादा हो, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ खंडन करना चाहिए बयान का, या फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? देखिए, सवाल है, आप किसके बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं? मंत्रियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, दूसरों के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हम सबके बारे में पूछ रहे हैं। मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो कहां तक सही है? नहीं, उस बात का मंत्री जी ने खंडन कर दिया है। उस बात पर तमाम बार मंत्री जी को, ये 1 महीने पुरानी बात है, तमाम बार मंत्री जी बोल चुके हैं। जिस बारे में अगर लोग खंडन कर चुके हैं, उस बारे में अगर बार बार पूछेंगे तो उसके खंडन का ही व्यर्थ हो जाएगा। चलिए रामेश्वर जी, आपसे एक सवाल हम और पूछेंगे। हमारे साथी अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अनुराग। रामेश्वर जी, ये बताएं, आपने जिस तरीके की बात कही है अभी कि राजनीतिक पार्टियों का चरित्र होता जा रहा है या खंडन कर दिया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने अफजल गुरु की आज बात हो रही है, तो अफजल गुरु को कहा था कि क्या अफजल गुरु कांग्रेस का दामाद है? और कुछ ही दिन पहले अगर बात करें तो गडकरी जी ने आईक्यू दाऊद इब्राहिम का और विवेकानंद का एक बताया था। तो राजनीतिक विचारधाराओं में आप कह रहे हैं कि संविधान सम्मत बातें होनी चाहिए, ये विचारधारा और संविधान कहीं आपस में टकराते नहीं नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, विचारधारा संविधान, सवाल है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति का बताया है कि अगर व्यक्ति की सच प्रवृत्ति हो और अगर उसमें सुधार की प्रक्रिया हो तो व्यक्ति कुछ भी उन्नत भारत के लिए मदद कर सकता है। अगर व्यक्ति बिगड़ता है तो किस तरह देश और समाज के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी एक सोचने और विचारने का है। और सवाल है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे चुकी हो, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं नेताओं की आवाज? मुझे बताइए। तो अपनी शालीनता क्या उसके लिए छोड़ देंगे रामेश्वर जी? क्या अपनी शालीनता कोई छोड़ दे? क्या अपनी शालीनता? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी बोल चुकी है तो हिंदुस्तान में, मुझे बताइए, क्या न्यायालय उससे बड़ा कोई न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट? चलिए रामेश्वर जी, आप हमारे साथ। रामेश्वर जी से मेरा भी एक सवाल है। रामेश्वर जी, आप जो सद प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या जो मंत्री जी की प्रवृत्ति किस तरह की आप आंकते हैं? जो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, तो जो आप सद प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो आपके मंत्री जी की प्रवृत्ति किस तरह की है? क्या उसको सद प्रवृत्ति रखते हैं या दुष्प्रवृत्ति रखते हैं आप? जी नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया। मेरी आपकी आवाज कटी फिर से। रामेश्वर जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं पीयूष जी कि अगर आप अच्छे प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तो जो मंत्री जी ने जो बयान दिया है खुद को गुंडा बताकर, वो किस प्रवृत्ति का बयान है? देखिए, मेरा ये कहना है कि राजनीति में पूरा विषय सुनना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, इसलिए अब राजनेताओं को बोलते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। मीडिया अपने मतलब का बात तो निकाल लेता है, लेकिन दूसरी पूरी बात कहना नहीं चाहता। चलिए, ये रामेश्वर जी, लेकिन आपका ये एक और बयान हो गया। आपका भी एक बयान ये हम दर्ज करते हैं कि आपने फिर मीडिया को आड़े हाथों लिया
और अमूमन ऐसा होता है कि नेता मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। राजा पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेरिया साहब स्वागत है आपका। तो बोलिए पटेरिया साहब, बयानों पर चर्चा हो रही है। जो आजकल के नेता बयान जो देते हैं वो कहां तक उचित है? राजनीतिक जीवन में नेता समाज का आदर्श होता है और समाज के अंदर नेता का व्यवहार, कृतज्ञ और व्यक्तित्व जी इस तरह का होना चाहिए कि जिससे समाज उसको एक आदर्श के रूप में मान करके आगे बढ़ सके। जी जो बयानों का दौर चल रहा है वह दुखद है, परंतु जैसा मुझे बताया गया, अजय सिंह जी के बारे में बोला गया, अजय सिंह जी एक सुसभ्य सुसंस्कृत परिवार के लोग हैं और उस पिता के पुत्र हैं कि पटेरिया साहब एक शब्द जो में विनम्रता और सभ्यता रहती थी, तो अजय सिंह जी से मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने कहीं ऐसा बोला है और ये बात पूर्णतः गलत है। जो पटेरिया साहब यही सवाल है कि आखिर क्यों आप लोग मानने से इनकार कर देते हैं? जो चीज कैमरे के सामने हुई है, जो प्रेस के सामने हुई है, माइक के सामने कही गई है, उससे इनकार कर देना, तब तो फिर आप मतलब आंखों देखी या कानों सुनी को सीधे आप इनकार कर दें कि नहीं ऐसा कहा ही नहीं गया। मैं आपसे पहले विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया हूँ जी कि राजनीतिक जीवन में हमारा व्यवहार एक आदर्श व्यक्तित्व का व्यवहार होना चाहिए, जिसमें गिरावट तो आई है, परंतु कब क्या बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है वह भी एक महत्वपूर्ण अंश होता है। अगर अजय सिंह जी ने जो कहा है, अच्छा पटेरिया साहब बस एक छोटी टिप्पणी पार्टी लाइन से हटकर, अगर अजय सिंह जी ने ये बयान दिया है इस तरह का, किसी मंत्री को डॉन बताया है, तो क्या आपको लगता है ये बयान उचित होगा? नहीं, ये तो बयान के बारे में आप अजय सिंह जी से बात करिए। जहां तक मैं अजय सिंह जी को जानता हूं, अजय सिंह जी उस पिता के पुत्र हैं जिनके शब्दों में, विनम्रता में इतनी मिठास होती थी कि विपक्ष के लोग भी उनकी इस बात को आज भी संस्मरणों के रूप में सुनाते हैं। अजय जी का नाम अगर एक तरफ कर दें और कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो आप इसे उचित मानते हैं? हेलो, हाँ, अगर अजय जी का नाम एक तरफ कर दें तो कोई भी नेता इस तरह का बयान दे तो इसे उचित मानते हैं? मैं पहले कह चुका, राजनीतिक लोगों का व्यक्तित्व कृतित्व आदर्श के रूप में होना चाहिए। राम जिस देश में पूजता हो उसके आदर्श के ऊपर ही आज राम इस देश में पूज रहा है, और राम का नाम लेने वाले लोग और राम के अनुसरण करने वाले लोग जब ऐसा व्यवहार करने लगते तो वो बड़ा दुखद है। चलिए पटेरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पीयूष जी, वक्त कम है, बस आपसे एक टिप्पणी की अभी जो आदर्श की बात कर रहे हैं पटेरिया साहब उस पर भी, और दूसरा ये जो राजनीतिक अखाड़ा और बाहुबली जैसे शब्द आ गए, क्या इन शब्दों ने नेताओं को ये बता दिया कि उन्हें वाकई किसी अखाड़े में उतर के लड़ाई लड़नी है? नहीं, देखिए असल में जैसे अब देखिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे राजनीति में जो जिस तरह से लोग पहले जो नेता लोग आया करते थे, जो राजनीति के गुर को समझते थे, राजनीति की भाषा को समझते थे, राजनीति क्या होती है वो जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपराधीकरण बढ़ा और जिस तरह से अपराधियों को टिकट देने लगा, तो देखिए जो शब्दावली है आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वही अपराध जगत की डॉन हैं, दलाल, ये सारी जो शब्दावली वहीं उसी तरह की आ रही, क्योंकि जो आदमी जिस तरह का होता है, जिस माहौल में रहता है, जिस तरह से बड़ा होता है और जो प्रवृत्तियां वो ग्रहण कर लेता है, वो उसके लिए दुनिया वही बन जाती है, तो वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसी तरह का हाव भाव उसका बन जाता है। तो इसीलिए हो रहा है कि जिस तरह के लोग अब आ रहे हैं, अपराधी छवि वाले लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, येन केन प्रकारेण पैसा कमा लेने वाले लोग आ रहे हैं, एक फैशन तो इसलिए जो है उनके पास वो संस्कार नहीं है जो संस्कार राजनीति के लिए जरूरी हैं। चलिए पीयूष जी, वक्त थोड़ा कम है, अनुराग बहुत कम वक्त है, बहुत संक्षेप में आपने सारे बयानों को, तमाम नेताओं को खुद जाकर कवर किया है और रिकॉर्ड किए हैं उनके बयान। नेताओं की ये आदत क्या है ये कि बार बार वो कह देते हैं कि ये सारे बयान गलत हैं? इसके लिए जो झा साहब ने कहा है, पीयूष जी ने कहा, बिल्कुल वही सही लग रहा है कि राजनीतिक दर्शन, मूल्य, सचेतनता, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अब खत्म हो चुकी है। जो नई पीढ़ी आ रही है शायद उनके लिए मर्यादा, मूल्य, सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन जैसी चीज़ें अभी एक अबूझ पहेली सी हो गई हैं। उनके लिए सिर्फ मायने रखता है कि किस तरीके से प्रचार इकट्ठा किया जाए, भले ही वो भाषणों के माध्यम से हो या उनके गलत कामों की बदौलत हो। अब मकसद राजनीतिक दर्शन पर जनता की सेवा करते हुए, जनता
के द्वारा और जनता के लिए सरकार बनाना नहीं है। मकसद अब हम आप साफ समझ सकते हैं कि अब राजनीतिक दर्शन इसी तरीके का हो गया है। बिल्कुल अनुराग, बचपन में हम कभी पढ़ा करते थे राजनीति का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कहा जाता था कि किसी खास समाज, किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने को राजनीति कहते हैं। लेकिन अब प्रतिनिधि बनने की बात नहीं है, अब यहाँ राज करने की नीति, कुर्सी पाने की जो नीति है वही राजनीति है। फिलहाल पीयूष जी और अनुराग, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से पटेरिया साहब और रामेश्वर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश बयान बहादुर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इन बयान बहादुरों पर जनता की राय के साथ। नमस्कार जी। पालीवाल जी, ये बताएं, आजकल राजनेता जो आप और हम चुनते हैं वो आजकल ऐसी बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे को गुंडा मवाली बोल रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही है हमारी राय कि ये सब गलत हो रहा है। ये देश को कमजोरी, खोखला बना रहे हैं देश को, और ये राजनीति ठीक तरीके से नहीं मानी जा रही है। ये गलत तरीका है, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना या गलत तरीके के ऊपर हस्तक्षेप करना, ये गलत तरीका है। इससे भावनाओं को ठेस पहुँचता है और दूसरे देश इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। पब्लिक बेवकूफ़ है, वो ऐसे लोगों को चुनती क्यों है? उसको पहले चुनाव ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जो देश के हित में सोचे, देश के बारे में जिनको नॉलेज हो। अनपढ़ गवार लोगों को उन्होंने विधानसभा में डाल रखा है, अनपढ़ गवार लोगों को उन्होंने राजनीति में लेके आ गए हैं। अब ये तो पब्लिक का ही चुनाव है ना, पब्लिक अपने हिसाब से अगर चुन के किसी को राजनेता बनाए तो देश का भी विकास हो, प्रदेश का भी विकास हो और खुद का भी विकास हो। इसमें नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमें बोलना क्या है। आरोप प्रत्यारोप में मन ना लगाकर मैं एक जनता बनकर ही मैं यही सोचता हूं और नेताओं से यही अपील भी करना चाहता हूं कि वो आरोप प्रत्यारोप करके विधानसभा लोकसभा को चलने नहीं देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। वो अपने आप को ना देखकर जनता को देखें और जनता की भलाई को देखें और विधानसभा लोकसभा नगर निगम को चलने दें, जिससे कि जनता का विकास हो। विरोध कौन करेंगे? दलाल, बिचौलिया और इन दोनों की पार्टी भाजपा। जो भूमाफिया का सरगना हो, इंदौर के सभी बिल्डरों का डॉन हो, जो सबसे कमजोर लोगों की पेंशन को खा जाए, वो आरोप लगाए। अध्यक्ष बनते बनते बाल बाल बचे, तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है।